नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे तो महायुति के लिए शानदार आए। नतीजे आए करीब 10 दिन का समय होने वाला है और सरकार गठन की बात तो दूर, राज्य की कमान किसके हाथ में होगी ये तक अभी तय नहीं हो पाया है। इसी बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज की सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार सरकार गठन को लेकर बीजेपी के आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग की खबरों को खारिज कर दिया। सांसद ने इसे निराधार अफवाह बताया और कहा कि वो महाराष्ट्र में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे के एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हो पाई है। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने कहा है कि रिजल्ट आने के बाद लंबे समय तक सरकार नहीं बनना महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने 5 नवंबर की शपथ घोषित करने पर भी आपत्ति जताई। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि बिना सरकार गठन का दावा किए कोई पार्टी शपथ ग्रहण की डेट का ऐलान कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति विपक्षी दलों के साथ होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका होता। ऐसा लगता है कि नियम कानून विपक्षी दलों पर ही लागू होते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत हासिल हुआ है। इस बहुमत की वजह से विपक्षी खेमे के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसी कड़ी में अब अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पवार गुट के नेता योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाए। उनकी तरफ से बतौर फीस चुनाव आयोग को 8.96 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं। अब जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी को ईवीएम का सत्यापन करवाना था तो चुनाव परिणाम आने के 7 दिनों के भीतर आवेदन देना था। इसी वजह से जिले भर के कई उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए आवेदन दाखिल किया था। बताया गया है कि सामूहिक रूप से 66.64 लाख रुपए भी दिए गए हैं। समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कुछ गाइडलाइंस सेट कर रखी हैं। उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं वो अपने इलाके की 5% ईवीएम मशीनों के माइक्रो कंट्रोलर की जाँच करवा सकते हैं। अब इस मामले में क्योंकि बारामती सीट से अजित पवार ने चुनाव लड़ा और एक प्रचंड जीत दर्ज की, पवार गुट के नेता ने उस पर सवाल उठा दिए हैं। अब उनकी जांच पर ईवीएम का सत्यापन तो होगा, लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि निष्कर्ष क्या रहता है। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब ये समस्या गांव तक पहुंच गई है। इस बीच सोलापुर जिले के गांव में ईवीएम की प्रामाणिकता की जांच के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ग्रामीण जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसलिए कल खुद ही पुनर्मतदान कर रहे हैं। उन्होंने ईवीएम में हुई वोटिंग पर संदेह जताया है। पुणे के मालशिरस तालुका के मरकटवाड़ी के लोगों ने बैलेट से मतदान करके चुनाव आयोग और ईवीएम की परीक्षा लेने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को प्रस्तावित मतदान के गांव ने सरकारी कर्मचारी मुहैया कराने को लेकर मालशिरस तहसीलदार को पत्र भी दिया है। बता दें, यहां एनसीपी एसपी के विजेता उत्तम जानकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा के उम्मीदवार राम सातपुते को 1003 वोट मिले हैं, तो वहीं उत्तम जानकर को सिर्फ 843 वोट मिले। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के लोगों ने सातपुते को उतने वोट नहीं दिए हैं, फिर भी उन्हें वोट कैसे मिले हैं। इससे पहले 2009, 2014, 2019 के पिछले विधानसभा चुनावों और 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में गांव के 80% वोट जानकर के समूह को मिले थे। जानकर समूह ने अपने खर्च पर गांव में मत पत्रिका यानी बैलेट पर वोटिंग करने का फैसला किया है। इसके लिए इस गांव ने सरकारी कर्मचारी मुहैया कराने को लेकर मालशिरस तहसीलदार को पत्र दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्वतखोरी मामले को लेकर विपक्ष भट गया है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर सोमवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक थी, लेकिन इसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस चाहती है कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग पर सदन पर चर्चा हो और ऐसा न होने पर कार्यवाही स्थगित हो रही है, जबकि टीएमसी इसके खिलाफ है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी इस सत्र में बंगाल से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें केंद्र से बकाया राशि रोके जाने का मामला शामिल है। बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल के लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। हमें जिन्होंने सत्ता दिलाई है हम उनको प्राथमिकता देंगे। हम किसी और मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार ने विपक्ष को तोड़ने में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। टीएमसी ने अडानी और मोदी से डील कर ली है क्या?
किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इस बीच किसानों के दिल्ली कूच करने के कारण बड़ी संख्या में पुलिस बालों की तैनाती की गई है। हालांकि आम जनता को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम दिल्ली नोएडा के सभी बॉर्डर पर लगा हुआ है। अभी किसानों ने कहा है कि वो राज्य सरकार से बातचीत करेंगे और बातचीत विफल होने पर ही दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने कहा है कि जल्द ही वो सड़कों को छोड़ देंगे और दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को नसीहत देते हुए कहा है कि उनके प्रदर्शन से आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान हाईवे भी जाम नहीं होने चाहिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को नसीहत दी। इसमें लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा न होने दें। भाजपा ने कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पाटिल को जारी नोटिस में कहा गया है कि राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आपके निरंतर हमले और पार्टी निर्देशों की अवहेलना की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आप राजनीतिक और सार्वजनिक महत्व के सभी मामलों पर पार्टी के आधिकारिक रुख के विपरीत सार्वजनिक बयानबाजी सामने आई है। पार्टी विरोधी रुख अपनाने की खबरें मीडिया के साथ साथ विभिन्न पार्टी मंचों पर भी आ रही हैं। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि अतीत में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी करने और आपके द्वारा अच्छे आचरण के आश्वासन के बावजूद अनुशासनहीनता के कार्य बिना रुके जारी हैं। आपकी वरिष्ठता और पार्टी में लंबे समय से आपकी उपस्थिति को देखते हुए केंद्रीय अनुशासन समिति ने आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत स्पष्टीकरणों पर नरम रुख अपनाया। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने सोमवार 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में राज्यों को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के प्रावधानों का पालन करने और 1991 अधिनियम के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं या मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने वाले अदालतों के किसी भी आदेश को लागू न करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मथुरा, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ, मध्य प्रदेश के धार और उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिदों और दरगाहों के सर्वेक्षण के लिए जारी आदेशों की वैधता पर सवाल उठाए। वहीं प्रमुख रिटायर्ड सिविल सेवकों, राजनयिकों और सार्वजनिक हस्तियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उनसे भारत में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को तुरंत संबोधित करने का आग्रह किया गया है। पत्र पर 17 हस्ताक्षरकर्ताओं में योजना आयोग के पूर्व सचिव NC सक्सेना, नजीब जंग, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल SY कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, UK में पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी और लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह और अन्य शामिल हैं। UPSC वाले फेमस टीचर अवध ओझा ने राजनीति में एंट्री कर ली है। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने अवध ओझा को लेकर ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने महाकुंभ के लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया है। इस जिले को महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 से बढ़कर 76 हो गई है। गौरतलब है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को आधिकारिक तौर पर माफी दे दी है। उनके बेटे हंटर को 2 आपराधिक मामलों में दोषी पाया था। एक बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके बेटे को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने पदभार संभाला, मैंने कहा था कि मैं न्याय विभाग के फैसलों में दखल नहीं दूंगा और मैंने अपना वादा निभाया। भले ही मैंने देखा कि मेरे बेटे को अनुचित तरीके से अभियोजन का सामना करना पड़ा। बता दें, हंटर बाइडेन ने सितंबर में टैक्स चोरी के केस में अपराध स्वीकार किया था। इसके जून में हंटर को
एक अवैध तरीके से बंदूक रखने के आरोप में दोषी पाया गया था। जो बाइडेन का ये फैसला उनके पहले के बयान से उलट है। सितंबर 2024 में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन अपने बेटे के अपराधों को माफ नहीं करेंगे। जो बाइडेन के अपने बेटे हंटर बाइडेन को माफी देने पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल में लिखा कि क्या जो बाइडेन की ओर से हंटर को दी गई माफी में 6 जनवरी के बंदियों को भी शामिल किया गया है जो सालों से जेल में बंद हैं। ये साफ तौर पर न्याय का दुरुपयोग है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के अचानक हुए हमले के खिलाफ लड़ाई में ईरान और रूस की मदद को महत्वपूर्ण बताया। अलेप्पो और उसके आसपास के विद्रोहियों के ठिकानों पर रूस ने हवाई हमले जारी रखे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की थी और उन्होंने सीरिया को ईरान की एकजुटता का आश्वासन दिया, जिसके बाद वो तुर्की के लिए रवाना हो गए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा कि उन्होंने रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि तुर्की सीरिया में तनाव को कम करने के कदमों का समर्थन करेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।